अरसाए दराज तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर बादशाहत मुसल्लत रही। कभी अपनों ने तो कभी गैरों ने इस पर हुकूमत की, लेकिन दो हुकूमतें ऐसी आई जिनके चर्चे आज भी हैं, मुगलों की और अंग्रेज़ों की। जहां मुगल हुकूमत सन 1526 में शुरू हुई और 1897 को अपने इख्तिताम को पहुंची, वहीं अंग्रेज़ों की हुकूमत सन 1800 से 1947 तक रही। बिलगर्ज एक तवील अरसे तक हिंदुस्तान पर आवाम की हुकूमत नहीं रही। या यूं कहूँ कि अभी भी नहीं है तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन जितना नुकसान हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की हुकूमत से हुआ, उतना किसी और हुकूमत से नहीं हुआ। आए तो थे ये ताजर बनकर, तेरे बनकर निकले यहाँ से। लेकिन जिस आज़ादी के साथ आज हम जी रहे हैं, इतना आसान नहीं था इसको हासिल करना। बहुत खून बहा है इस आज़ादी के लिए। सन 1613 जब पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी शहर सूरत में और धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया, और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद बहुत हिस्से को अपने कब्जे में लिया। अंग्रेज़ों की यही चालबाजियों, बर्बरियत और जुल्म से तंग आकर 1897 में बहादुर शाह जफ़र, जो कि उस वक़्त के मुग़ल हुक्मरान थे, अवध की बेगम हज़रत महल, तात्या तोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, सिपाही मेजनर्स और दीगर इलाकों के नवाब और ज़मींदार अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐलान जंग करते, जो कि 1898 तक चलती है। अगरचे इस जंग में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है, लेकिन जो बहादुरी के जौहर अंग्रेज़ों ने देखे वो आज भी काबिल ज़िक्र है। और बहादुर शाह जफ़र का तो वो मशहूर ज़मा वाक़या भी है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहादुर शाह जफ़र को रंगून की जेल में डाला और कहा, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफ़र ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, तो बहादुर शाह जफ़र ने जवाब में कहा, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक देख चलेगी हिंदुस्तान की। और इसी जंग को हिंदुस्तान की तारीख में पहली जंग आज़ादी या द स्पॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है। और तारीख गवाह है, इस जंग में कमोबेश 8 लाख लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। 1898 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को पास करती है और ईस्ट इंडिया कंपनी से हुकूमत के इख्तियारात वापस लिए जाते हैं और हिंदुस्तान पर डायरेक्ट ब्रिटिश राज को इम्पोज किया जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब आज़ादी की आग सुलगती है उसे कम तो किया जा सकता है, वक्ती तौर पर दबाया भी जा सकता है, लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। वहीं कुछ ब्रिटिश हुकूमत के साथ भी हुआ। बावजूद इसके कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत बर्बरियत की और जुल्म ढाया हिंदुस्तानियों पर, चाहे फिर वो फिज़िकल टॉर्चर की सूरत में हो, 1893 में लगान यानी लैंड टैक्स की इम्पोजिशन की सूरत में हो, ये सब आज़ादी की वो आग जो 1897 में भड़की थी जा नहीं पाए। और इसकी मिसाल 1891 की एंग्लो मणिपुर वॉर और मुंडा रिबेलियन ऑफ 1899 है। अंग्रेज़ जुल्म ढाते रहे और हिंदुस्तानी सहते भी रहे और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते भी रहे। और फिर 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम और उमेश चंद्र बनर्जी की लीडरशिप के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद डाली जाती है, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पॉलिटिकल टॉक्स में एंगेज किया जा सके। और फिर 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में ख्वाजा सलीमुल्लाह, सईद आमिर अली और खान बहादुर गुलाम की लीडरशिप के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद डाली जाती है, ताकि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान 13 में मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं। और फिर आता है साल 1914 और दुनिया में पहली आलमी जंग यानी वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है, जो कि 5 साल चलती है, यानी 1919 में जाके ये जंग ख़त्म होती है। लेकिन इस जंग की वजह से जहाँ ओटोमन एम्पायर को ख़त्म किया जाता है, वहीं ब्रिटिश एम्पायर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है।
और इस जंग के दौरान ही यानी साल 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट भी साइन होता है और बगावत को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट रवलेट एक्ट ऑफ 1919 को इंट्रोड्यूस करती है, जिसके खिलाफ लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट होता है। और 13 अप्रैल 1919 जब लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी मना रहे थे और पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जनरल डायर फायरिंग का ऑर्डर देता है, जो कि 10 मिनट तक चलती है, जिसमें तकरीबन 1000 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं और 1500 से ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं। और फिर 1940 में सरदार उत्तम सिंह जनरल डायर को ब्रिटिश कोर्ट में गोली मारकर असैसिनेट कर देते हैं। 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि अभी तक साउथ अफ्रीका में लॉ प्रैक्टिस कर रहे थे, गोपाल कृष्ण गोखले की रिक्वेस्ट पर इंडिया वापस आते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एक अहम हिस्सा बनते हैं और 1920 में एक प्रोमिनेंट लीडर भी बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। गांधी जी का अप्रोच पूरा नॉन वायलेंस के ऊपर बेस्ड था, इसलिए उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए जितने भी मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज कराई सारी की सारी नॉन वायलेंट थी, चाहे फिर वो चंपारण मूवमेंट हो 1917 की, खेदा मूवमेंट हो 1918 की, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो 1920 की, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो 1930 की, या फिर 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट। और गांधी जी के साथ सेकंड इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। लेकिन उनकी आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट थी गांधी जी से, क्योंकि उनका मानना था कि आज़ादी खून मांगती है और उनके मशहूर स्लोगन्स भी है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो। और इसी के चलते 1939 में सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ देते हैं और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। इसी टाइम पीरियड के दौरान दूसरी आलमी जंग छिड़ जाती है, जो तकरीबन 6 साल चलती है, यानी 1945 में जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है। लेकिन इस जंग की वजह से ब्रिटिश एम्पायर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इनफैक्ट जापान पूरे साउथ ईस्ट एशिया पर कब्जा कर लेता है। वहीं पर नेताजी का अप्रोच भी बहुत वायलेंट था और ब्रिटिश एम्पायर को आपके डर था कि कहीं इंडिया भी उनके हाथ से ना निकल जाए, इसीलिए वो नेताजी को जेल में डाल देते हैं। लेकिन नेताजी हंगर स्ट्राइक पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्हें छोड़ना पड़ता है। और 1941 में नेताजी एस्केप टू जर्मनी वाया काबुल एंड देन मॉस्को। और अगस्त 1942 में नेताजी इंपीरियल जापानीज आर्मी की मदद से आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज तैयार करते हैं, जिसमें तकरीबन 45,000 ट्रेंड सोल्जर्स थे, सो दैट इंडिया को आज़ाद कराया जा सके। और दूसरी तरफ गांधी जी ने भी क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगस्त 6 और 9 1945 में अमेरिका जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से 2 एटम बम गिरा देता है, जिसकी वजह से तकरीबन 2 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। और इसके बाद जापान भी सरेंडर कर देता है और आईएनए भी काफ़ी हद तक डिसमेंटल हो जाती है। एंड देन नेताजी जब जापान से जा रहे थे तो ताइवान में उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और वो अपनी जान हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बान कर देते हैं। और नेताजी के बाद इंडियन नेशनल आर्मी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने और बाकी मूवमेंट्स जो हिंदुस्तान में चल रहे थे, उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए इंडिया को एडमिनिस्ट्रेट करना काफ़ी मुश्किल बना दिया था। और फाइनली ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया को एक आज़ाद मुल्क डिक्लेयर किया जाता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट। और पाकिस्तान भी वजूद में आता है, जिसकी डिमांड 1930s में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने की थी। लेकिन ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। एक एस्टीमेट के मुताबिक 10 करोड़ लोगों ने अपनी जानें गंवाई ब्रिटिश कॉलोनिज्म के अंडर, और ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंदुस्तान से तकरीबन $45 ट्रिलियन का असासा लूट के ले गई।
लेकिन आज इस आज़ादी का सारा क्रेडिट एक इंसान को देना, बाकी फ्रीडम फाइटर्स और ख़ास तौर पर एक शख्स के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है। और अगर आप मुझसे पूछें कौन है इस क्रेडिट का असली हकदार, तो मैं कहूँगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि सच में आज़ादी खून मांगती है। आप सबको आज़ादी मुबारक हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।